Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn and Grow with Priya. So let's start with chapter 1 of business studies, that is evolution and fundamentals of business. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसके नेम से समझेंगे कि चैप्टर में है क्या, बिकॉज हर चैप्टर जो है वो अपने नेम से ही कंप्लीट हो जाता है. सो एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. एवोल्यूशन मीनिंग ये जो बिज़नेस है ये इवॉल्व कहाँ से हुआ है. बिज़नेस जो है वो आज का कंसेप्ट या कल का कंसेप्ट नहीं है. बिज़नेस बहुत पुरानी टर्म है, बहुत वास्ट टर्म है. सो इन चैप्टर 1 हम ये समझेंगे कि बिज़नेस इवॉल्व कहाँ से हुआ है एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस. बिज़नेस के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स हैं, बिज़नेस है क्या, फ्रॉम इट्स मीनिंग, इट्स टाइप्स, इट्स फॉर्म्स, सब कंक्लूड होगा इन चैप्टर नंबर 1. So according to CBSE guidelines, these are the main contents that are to be covered in our chapter number 1. So ये vast concept है, एक ही वीडियो में कवर नहीं होंगे. I'll try to cover these points in 4 to 5 videos. So let's start with the first one. Come to the point. हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. सो जो इंडियन कंटिनेंट है, हमारा जो इंडियन कंटिनेंट है एशियन कंटिनेंटल है, उसमें वाटर भी है, लैंड इज़ ऑल्सो सराउंडेड. सो इंडियन कंटिनेंट्स हैज़ हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड बॉर्डर्ड बाय वाटर इन द साउथ. नॉर्थ में हिमालयाज हैं और साउथ में जो है वो पानी है, पानी से बॉर्डर्ड है इंडियन कंटिनेंट. द नेटवर्क ऑफ रूट्स helped in establishing commercial and political contacts with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia and the world, that is called Silk Route. That means कि हमारी जो ट्रेड हो सकती है वो कैसे पॉसिबल है, एज लैंड भी है और वाटर भी है. सो ट्रेड जो है वो लैंड के थ्रू भी हो सकती है, ट्रेड जो है वो हमारी वाटर के थ्रू भी हो सकती है. तो ये जो हिस्ट्री है ये स्टार्ट जब हुई, ट्रेड जब स्टार्ट हुई, जब कॉमर्स प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो क्या होता था, कुछ जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो लैंड से ट्रेड किए जाते थे, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स थे वो वाटर के थ्रू ट्रेड किए जाते थे. उस टाइम पे क्या था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, ना ही लैंड जो के थ्रू जो है ट्रेड इतना वास्टली पॉसिबल था, ना ही टोटली जो है वो वाटर के थ्रू अभी पॉसिबल नहीं है. तो उस टाइम पे भी क्या था, थोड़ा लैंड और थोड़ा सा वाटरवेज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था. सो जब जो रोड के थ्रू ट्रेड किया जाता था, दैट ट्रेड इज़ नोन एज सिल्क रूट. वो जो ट्रेड था बाय रोडवेज के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू, जब कुछ जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते थे, दैट रूट इज़ कॉल्ड सिल्क रूट. स्पेसिफिकली सिल्क रूट ही क्यों बोला गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ की होती थी इंडिया में, सिल्क की. तो सिल्क जो था सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, तो इट वॉज डब्ड द सिल्क रूट बिकॉज ऑफ हैवी सिल्क ट्रेडिंग दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड. बाकी चीज़ें भी ट्रेड होती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी, बट सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो सिल्क की जाती थी, बिकॉज हमारी जो लैंड थी मे बी उस टाइम इतनी ज़्यादा सूटेबल थी कि उसमें सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता था. सो अब जो हमारे थे बाय लैंड जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, उस रूट का नाम रख दिया गया स्पेसिफिकली सिल्क रूट. And the maritime route, second one is maritime route, link the east and west by sea and were used for trade of spices known as spice route. और जो waterways के थ्रू maritime routes भी बोल सकते हैं, और जो हमारे waterways के थ्रू जो sea route भी बोल सकते हैं, इसको maritime route और sea route भी बोल सकते हैं. sea के थ्रू जो है ट्रेड किया गया, that route is known as spice route. और सी के थ्रू जो है ज़्यादातर जो है वो स्पाइसेस ट्रेड की गई, दैट्स वाई उसका नाम रखा गया स्पाइस रूट. नाउ लेट्स हैव ए ग्लांस ऑन बैंकिंग सिस्टम. सो हमारा बैंकिंग सिस्टम भी जो है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट आई फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू नाउ.
So metals come to be used as money as the economic life of people accelerated economic activities. तो पहले क्या होता था, मनी नहीं थी, मेटल्स यूज़ किए जाते थे फॉर यूज एज अ मनी फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. जैसे हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बार्टर सिस्टम. WATER, नॉट वाटर, that is barter system. BARTER, barter system. barter system में क्या है, goods are exchanged for goods. अगर मुझे राइस परचेज करने हैं आपसे, मैं आपको वीट दूंगी, आपसे राइस लूँगी. द टू पर्सन, जिन दोनों को नेसेसिटीज़ होती थी चीज़ की, सपोज आपको वीट रिक्वायर्ड है, मुझे राइस रिक्वायर्ड है, तो मैं उस पर्सन के पास जाऊंगी जिसके पास राइस हैं और मैं उससे राइस लूँगी और उसको वीट दूंगी. दैट इज़ वाटर सिस्टम. गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. सो ये सिस्टम बहुत यूज़फुल नहीं था, बहुत सक्सेसफुल नहीं था. वाई? बिकॉज गुड्स ज़रूरी नहीं है कि मुझे राइस चाहिए तो you also need a wheat. तो goods cannot be exchanged for a good at every time. So there is a development, later much development. जैसे थोड़ा सा ट्रेड भी enhance हुआ, वैसे थोड़ा सा हमारा बैंकिंग सिस्टम भी enhance हुआ. Metals can be used as a money. तो जैसे बोलते हैं कि हमारा भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी, तो स्टार्टिंग में कौन से मेटल यूज़ किए जाते थे, गोल्ड मेटल यूज़ किए जाते थे एज अ मनी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. उसके बाद जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी थोड़ी डाउन जाती चली गई, वैसे वैसे हम सिल्वर में आ गए, कॉपर में आ गए. सो मेटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स कैन बी यूज्ड एज अ मनी फॉर द ट्रेड पर्पस. सो नेक्स्ट, ये तो हो गया कि अगर हमने ट्रेड करनी है उसी टाइम पे हमने मेटल्स दिए एज एन एक्सचेंज ऑफ मनी और हमने वो चीज़ परचेज कर ली. बट इफ़ एनी हाउ आपके पास मेटल्स नहीं है, हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे उधार पे लेना है, क्रेडिट पे कोई गुड लेना है, सो उस टाइम पे क्या होता था, द हुंदीज एंड चित्तीज वर यूज्ड फॉर द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हुंदीज और चित्तीज ये डॉक्यूमेंट्स थे, क्रेडिट डॉक्यूमेंट जिनको यूज़ किया जाता था, जिनको नेम दिया गया था हुंदीज एंड चित्तीज, यूज़ किए जाते थे हमारी क्रेडिट जो है, उधार, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए, उधार के लिए. ऑल्सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए तो यूज़ होता ही था हुंदी एंड चित्तीज डॉक्यूमेंट्स. दीज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स. व्हेन देयर इज़ अ लॉन्ग रूट ट्रेड, चोरी के चांसेस हो सकते थे गुड्स के, सो उस केसेस में भी जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की जाती थी इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, हुंदीज और चिट्टीज़ के थ्रू, रेदर देन टू गिव मनी. बिकॉज मनी से क्या था, चांसेस ऑफ रॉबरी और चांसेस ऑफ थेफ्ट जो थे वो ज़्यादा हो जाते थे. सो जो हुंदीज एंड चित्तीज थे उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किए जाते थे जब जो थी लॉन्ग टर्म ट्रेड, लॉन्ग रूट ट्रेड हो जाती थी. सो दिस हुंदीज एंड चित्तीज इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड, मतलब अजीब सा लग रहा है बोलने में. तो दिस टर्म, दिस वर्ड हुंदीज एंड चित्तीज इज रिटन इन अ वर्नैक्युलर लैंग्वेज. तो ये एक वर्नैक्युलर लैंग्वेज का वर्ड है हुंदी एंड चित्ती, जिसको वहाँ से लिया गया है. द मीनिंग इज़ दैट when two parties they had a trade and they had transaction on the basis of trust, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करके पार्टी जो है वो ट्रेड करती है विद एनी लीगल डॉक्यूमेंट, दैट इज़ कॉल्ड हुंदी. तो ये वर्नैक्युलर लैंग्वेज से लिया गया है ट्रेडिंग, उधारी के लिए. नेक्स्ट वन इज़ विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम. जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता गया, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट आती गई, देयर इज सेट्स कम टू एन एग्जिस्टेंस, लैंडलॉर्ड्स कम टू एन एग्जिस्टेंस. उनका रोल जो है वो बढ़ गया. अब लोगों ने क्या किया, लैंडलॉर्ड से पैसे लेने शुरू कर दिए, लैंडलॉर्ड्स पे डिपेंड होना शुरू हो गए. देन फर्दर व्हाट हैपन नाउ, जैसे लैंडलॉर्ड्स आए, टाइम टू टाइम जो है चेंजेस होते गए, मनी केम टू एन एग्जिस्टेंस. अब जो है मनी, पेपर नोट्स जो है वो आगे मार्केट में एज एन सोर्स ऑफ ट्रेड, एज अ मनी कैन बी यूज्ड एज अ फॉर
transition. And agriculture and domestication of animals were main part of economic life of an ancient people. तो जो पुराने लोग थे, as we all know, उनका मेन जो ऑक्यूपेशन एनिमल रेयरिंग, ये मछली पालना, गांव पशु, ये इन सब का पालन पोषण करना, इससे ये ब्रीडिंग से और एग्रीकल्चर से वो क्या करते थे, अपना घर चलाते थे, वो मार्केट में बेचते थे ये काउ मिल्क एंड सो ऑन. तो एग्रीकल्चर एंड ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो था वो उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी उसका मेन जो था वो रीज़न था. सो देन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक फ्रॉम हेयर, वो सब जो थे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे और ये डोमेस्टिकेशन पे डिपेंड करते थे. फिर रिसेंटली क्या हुआ, डेवलप हुए कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आए. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स ने क्या किया, अब मनी देना शुरू किया, as well as they started providing loans, short and long term loans to the people for trading purpose. अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उन्होंने लोगों को लोन देना भी शुरू किया ऑन इंटरेस्ट. नाउ सम मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स. पुराने टाइम पे कुछ बहुत मेजर ट्रेड सेंटर्स है जहाँ से मोस्टली जो है वो ट्रेड किया जाता था. फर्स्ट वन इज़ पाटलिपुत्र. सो ये सब जो हैं इजीली कैसे लर्न करेंगे, पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र जो है तो फ्रॉम पी पाटलिपुत्र एंड फ्रॉम पी पटना. पाटलिपुत्र, पतली गली से निकल, गली में क्या मिलते हैं, पत्थर, स्टोन्स. इजी वे टू लर्न कि पाटलिपुत्र में पटना और मोस्टली एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, एक्सपेंसिव स्टोन्स, सच में पत्थर नहीं, मेटल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते थे. नेक्स्ट वन इज़ पेशावर. पेशावर, पेशावर पोशाक मेड ऑफ वूल. सो ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती थी वूल. एंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या किया जाता था, हॉर्सेस. द ट्रेड सेंटर दैट इज़ पेशावर से एक्सपोर्ट किए जाते थे वूल्स एंड इंपोर्ट किए जाते थे हॉर्सेस. याद रख सकते हैं, वॉर, लड़ाई के टाइम पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने की. सो इंपोर्ट हॉर्सेस. तक्षशिला, तक्षशिला में सबसे ज़्यादा क्या फ्लॉरिश हुई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड की गई. नेक्स्ट वन इज़ इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ, इंद्र देवता, द रॉयल वन. सो रॉयल रोड्स. अब इसको रॉयल रोड्स क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली हर डायरेक्शन में जो है वो रोड जाते थे, साउथ ईस्ट वेस्ट, जहाँ से हर डायरेक्शन में ट्रेड जो थी वो पॉसिबल थी. नेक्स्ट वन इज़ मथुरा. मथुरा रोड फ्रॉम साउथ इंडिया, ज़्यादातर जो है वो साउथ इंडिया से रोड आता था मथुरा को एंड ब्रॉच से कनेक्ट करता था. नेक्स्ट वन इज़ वाराणसी. वाराणसी सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस था, सिल्क के लिए, सिल्क क्लोथ्स के लिए एंड सैंडलवुड, चंदन के लिए. सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है वाराणसी में इन चीज़ों की जाती थी. नेक्स्ट वन इज़ सूरत. सूरत गोल्ड बॉर्डर्स, गोल्ड बॉर्डर, जरी का काम जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सूरत में किया जाता था. तो सूरत में सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्ड बॉर्डर्स के जो मटेरियल है, साड़ीज़ हो गई, सूट हो गए, क्लोथ्स, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती थी. कांची, कांची और वी कैन से दैट कांच. सो पर्ल्स, ग्लासेस एंड रेयर स्टोन्स, एंटीक पीसेस. नेक्स्ट वन इज़ कावेरी पत्ता. कावेरी पत्ता, सो आप बोल सकते हो फ्रेगरेंस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती थी. एंड तमरालिप्ती, तमरालिप्ती, लिप्ती, लिप्टी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोर्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है ट्रेड जो है, रोड जो है, सी रूट जो हैं यहाँ से कनेक्ट करते थे. तमरालिप्ती सबसे लंबा, दैट इज़ ग्रेटेस्ट पोर्ट. एंड वाराणसी एंड
तक्षशिला को ये कनेक्ट करता था। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट पीरियड। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जो ट्रेड थी, कुछ चीज़ों की ट्रेड जो थी वो कुछ फेमस जगह पे थी जो की जाती थी, मतलब जहाँ पे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी वहाँ से सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ट्रेड की जाती थी। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर ट्रेड सेंटर्स जो एंशिएंट टाइम पे बहुत फेमस थे और यहाँ पे मोस्टली जो है गुड्स की, इन गुड्स की जो है वो ट्रेड की जाती थी। Now we'll discuss major exports and imports. Exports क्या है, imports क्या है? सबसे पहले कि हर चीज़ जो है, हर प्रोडक्ट जो है वो हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होता या हर कंट्री उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कुछ कई रीज़न हो सकते हैं, वैसी सॉइल वैसी नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसे नहीं हैं, कई रीज़न की वजह से जो होता है हर कंट्री में किसी ना किसी चीज़ की शॉर्टेज रहती है। सो हर एक कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। कंट्री, द वर्ड आई एम यूजिंग, आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, जब गुड्स जो हैं वो परचेज किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं, हर कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहती है। आउटसाइड द बाउंड्रीज, जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज और सेल किए जाते हैं, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट केम, तब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। एक्सपोर्ट कब यूज़ किया जाता है? व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम आर नेशन टू अनदर, जब अपनी नेशनल बाउंड्री से गुड्स बाहर जाता है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है। इम्पोर्ट मीन्स जब दूसरे नेशन की, इंटरनेशनल नेशन से जो है वो होम कंट्री में जो गुड्स मंगवाया जाता है, जिस चीज़ की हमें शॉर्टेज होगी वो हम इंपोर्ट करेंगे, जो हमारे पास सरप्लस में होगा प्रोडक्ट वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो कुछ जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया से दूसरे नेशंस में किए जाते हैं, दैट इज स्पाइसेस, मसाले, वीट, शुगर, इंडिगो, सेसम ऑयल, तिल, कॉटन, पैरेट्स मीन सम birds or animals, and live animal products. Here live animal products is used. मतलब एक तो ये होता है ना कि एनिमल जो मर जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स, उनका मीट, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स, हेयर द वर्ड लाइव एनिमल प्रोडक्ट इज यूज, कि एनिमल्स के कुछ लाइव प्रोडक्ट्स भी हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन, हाइड्स, वही चमड़ा उनका, हॉर्न्स उनके सींग, देन टॉर्टोइस शेल्स, पर्ल्स, सफायर्स, क्वार्ट्स, क्रिस्टल्स, लैपिस लाजुली, ये सब क्या है? ऑर्नामेंट ही हैं। एक मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ प्रेशियस स्टोन्स हैं, ग्रेनाइट्स जिससे पत्थर मार्बल्स बनते हैं, टर्क्विस एंड कॉपर एक्सेट्रा। कुछ मेजर जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो हमारी कंट्री में जिसकी सरप्लस है, हमारे पास जो ज़्यादा है हम एक्सपोर्ट करते हैं, एंड इम्पोर्ट करते हैं जो हमारे पास कम है, जो चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट बट रिक्वायर्ड हैं हमारी कंट्री में। हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लास्क, लाइनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज़, कॉरल, ग्लास, एम्बर एटसेट्रा। ये सब मोस्टली जो चीज़ें हैं जो इंपोर्ट की जाती हैं इंटरनेशनल कंट्री से होम कंट्री में जो लिए जाते हैं, बिकॉज इनकी हमारे पास कमी है इन चीज़ों की बट रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, सो हम जो है इन चीज़ों की इंपोर्ट करते हैं। दिस इज़ मेजर एक्सपोर्ट एंड मेजर इंपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज position of Indian subcontinents in world economy। इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की वर्ल्ड में क्या पोजीशन थी 1 AD अप टू 1991।
इंडिया जो है, एज वी ऑल नो, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया बोला जाता था, दैट मीन्स इंडिया के पास काफ़ी गोल्ड था, इंडिया काफ़ी रिच था, काफ़ी वेल्थ थी इंडिया के पास। सो बिटवीन 1st and 7th century इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की बिटवीन 1st and 7th century, सो कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 and 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ। तो आप समझ सकते हो कि 1/4 पूरे होल का 1/4 वेल्थ जो था वो इंडिया कंट्रोल करती थी। इंडिया इज डेफिनेटली अ रिचर कंट्री, रिच कंट्री एट 1st and 17th century, till the time of 1st and 7th century. Then at 18th century, India was far behind Western Europe in technology, innovation and ideas. तो 18th century तक इंडिया को कोई compete नहीं कर सकता था। इवन वेस्टर्न जो कल्चर था, वेस्टर्न यूरोप जो था, वो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडिया में इंडिया से बहुत पीछे था। इंडिया बहुत हेल्दी था, बहुत वेल्दी था। तो इन द मिड ऑफ 18th century, देन व्हाट हैपन, 18th century के मिड में द ब्रिटिश एम्पायर बिगिन टू टेक रूट्स इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर आया, ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया के पास काफ़ी वेल्थ है, काफ़ी रिच है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, इंडिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। एज वी ऑल नो, मोर देन 200 ईयर उन्होंने इंडिया पे अपना राज किया। सो दे बिगिन टू टेक रूट्स इन इंडिया, अपनी जड़ें बनाना शुरू की। इंडिया जो था वो गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करता था बाहर, काफ़ी वेल्थ थी उसके पास, इंडिया के पास। तो ब्रिटिशर्स ने अब इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया। कैप्चर करना उनके लिए बहुत इजी था, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया के पास इतनी हार्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉलिसीज़ नहीं थी। जो इंटरनेशनल ट्रेड जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इंडिया के पास। तो उन्होंने धीरे धीरे आना शुरू किया इंडिया में। इंडिया की वेल्थ को कैप्चर करना, इवन पूरे इंडिया को कैप्चर करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहा। देन दे चेंज्ड द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई। डेफिनेटली धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी बहुत लो चली गई, इवन जो आज तक भी रिकवर नहीं हो पा रही है। Thus the continued inflow of bullion that used to come on account of foreign trade stopped। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले हम फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, अब हम रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, अब हमारे पास खुद के खाने के लायक चीज़ें नहीं बची हैं। इतना गरीब कर दिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया को। पहले वो इतना सेल्फ डिपेंडेंट था कि वो एक्सपोर्ट करता था मटेरियल को, अब वो अपने खाने के लायक चीज़ों को भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सो वो इनफ्लो जो था बुलिन का, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो जो बुलिन, द करेंसी दैट इज़ कमिंग इन द वे ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑफ अ गुड्स, वो अब नहीं आ पा रही थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा डाउन जा रही थी। इंडिया के पास अब फॉरेन करेंसी की भी शॉर्टेज हो रही थी। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को धीरे धीरे बहुत लो कर दिया, जो अभी तक भी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पा रही है। Then importance was given to the modernization of industries। अब इस 5-year plan में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई? They try to give importance to industries की मॉडर्नाइजेशन में, कि इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज किया जाए थोड़ा सा। ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी जो थी हमारे पास उसको थोड़ा सा जो है वो एडवांस किया जाए। एंड स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस के रिगार्डिंग, न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग थोड़ी सी डेवलपमेंट की जाए, ये था 5-year प्लान का फोकस। हाउएवर इंडियन इकोनॉमी couldn't डेवलप एट रैपिड पेस। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लॉस रह चुकी थी इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने मोर देन 200 ईयर तक जो है वो राज किया था। बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे लैकडाउन हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी, बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी थी, बहुत सारे मिनरल्स, हमारे गोल्ड, हमारा मेटल। सो फास्टली रिकवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इवन डिफ़िकल्ट है।
सो फास्ट रिकवरी नहीं हो पा रही थी। उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे उस टाइम पे, दैट वाज लैक ऑफ कैपिटल। हमारे पास अभी इतना सफिशिएंट कैपिटल नहीं था। रिसेंटली कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुई थी, आज़ाद हुई थी अपनी लड़ाई लड़के, तो भी बहुत ज़्यादा लॉस रह चुका था। राइज इन पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी थी, सिर्फ कोई मेजर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। स्टिल ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डेफिनेटली वॉर हुआ था, इंडिपेंडेंस हमने ली थी, तो डिफेंस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका था। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इतना डेवलप नहीं था। तो ये सब कुछ लूप होल्स थे, जिसकी वजह से कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी इतनी रैपिडली जो है वो डेवलप नहीं कर पा रही थी। हैवी बोरोइंग्स फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फाइनली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। अब इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था कंट्री में कि अपने पास इतने फंड्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो कंट्री को हैवीली बोरोइंग्स करनी पड़ रही थी फॉरेन रिसोर्सेज से, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से फंड इकट्ठा करने पड़ रहे थे। फाइनली इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन लाने का जो है वो प्लान किया गया इन 1991 कि इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा बूस्टअप किया जाए। उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई, लिबरलाइजेशन इन 1991, एंड टुडे इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। As government is taking new initiatives to develop the Indian economy, so the recent initiative that the government has taken is Make in India, Digital India, and a rollout of foreign trade policy. Why? Is expected to help economy in term of export and import and trade balance. तो ये रिसेंट कुछ जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फॉर्म की गई हैं, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, दैट मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड रोल आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि हमें फॉरेन के साथ कैसे ट्रेड करना है, हमें इंपोर्ट बढ़ाना है नहीं, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है, हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड करना है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी नहीं करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में बैलेंस रखना है। एंड मेक इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव launched by the government of India on 25th September 2014. Make in India, from name itself it's clear that make in India, so the main focus should be given on the products that should be made in India. This scheme is launched by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi on 25th September 2014 to encourage nation as well as multinational companies to manufacture products in India. He guided the nation as well as multinational countries that the product should be made in India. स्वदेशी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, either to produce totally in the country or to rather than to import the product. More and more focus is to be given on the raw material of our country only. The labor should be used that is of our country only, so that the raw material should be bestly utilized and the labor also should be utilized, so that there must be a chances of less unemployment in the countries. So this is all about this part of chapter 1 evolution and fundamental of business. इतना ही था part 1 में. If you have any doubt regarding this topic, you can pin a comment. और अगर कोई टॉपिक जो है वो मुझसे स्किप हो गया होगा, तो अब वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑल्सो. और अगर आपको इस चैप्टर के हैंडमेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए, you have to follow my Instagram channel Learn and Grow with Priya. Till then, take care, bye bye, and see you soon in our next video of chapter 1 part 2. Thank you.